चैप्टर जो टॉपिक है हम लोग को डिस्कस करना है वो है जीन, जीनोम एंड जीन पूल। जीन, जीनोम, जीन पूल एंड क्रोमोसोम। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इनमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को क्या करना है ना, एग्जैक्ट डिफरेंस पता करना है इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, इन तीनों से जो मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका नाम मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा डीएनए का, है ना? ज़रूर नाम सुना होगा डीएनए का। देखिए ये रहा, ये है डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना? तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, पूरा डिफरेंस, है ना? अच्छा देखिए यहाँ पे जीन में भी डीएनए है, जीनोम में भी डीएनए है, जीन पूल में भी डीएनए है, क्रोमोसोम में भी डीएनए है। इन चारों वर्ड्स में डीएनए कॉमन है। तो जिसके बारे में जानते हैं, चलो उसी से स्टार्ट करते हैं समझना, क्योंकि डीएनए के बारे में हम लोग जानते हैं। डीएनए के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देख लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो पता है। और क्या पता है, डीऑक्सी इसको कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे इसको डीऑक्सी कहा जा रहा है। डीऑक्सी का मतलब यही हुआ कि इसके 2 प्राइम पे OH नहीं होता है। OH डज नॉट प्रेजेंट एट 2 प्राइम। 2 प्राइम कहाँ पे? शुगर के, पेंटोज शुगर के। हाँ, गुड। बोल सकते हैं आप लोग, पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? इट्स अ क्लास, जैसी क्लास चलती है वैसे ही पता चलना चाहिए पब्लिक को भी कि हाँ कैसी क्लास चलती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ देखिए डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीएनए में हम लोग ये जानते हैं, देखिएगा डीएनए में हम लोग ये जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है। डीएनए एक्चुअली में क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही है। तो नाइट्रोजनस बेसिस की अगर बात करेंगे तो हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जानते हैं कि एडेनिन, गुआनिन, हाँ गुआनिन, साइटोसिन, और ये साइटोसिन में स्पेलिंग गलत हो सकता है, और थाइमिन, ये 4 होते हैं। तो चलिए इन चारों का नाम हमने लिख दिया है, ठीक है? इन चारों का नाम लिख दिया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और यही जब न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, ये गुआनाइलिक एसिड, ये साइटिडिलिक एसिड, और ये थाइमिडिलिक एसिड। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग डीएनए के बारे में जानते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। जैसे यहाँ देखा जा सकता है, देखिए इस डायग्राम से हम आपको दिखा दें, ये इस डायग्राम में देखा जा सकता है, ये देखिए कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिल के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? और मल्टीपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिल के बनाते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ से हटा देते हैं, सपोज़ कि हमने यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है? अच्छा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ से, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ले लेते हैं और हमें देखना है कि ये क्या है। देखिएगा, हमें देखना है कि ये है क्या। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं कि ये है क्या। ये देखिए, तो ये देखिए, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। ये देखिएगा, देखा, ये वही न्यूक्लियोटाइड है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इन सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़ के हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या डीएनए का फॉर्मेशन कर दिए थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग को ये जो देखना है, हम लोग डीएनए के बारे में ये जानते हैं। देखिएगा,
डीएनए के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास देखिए डीएनए में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हो सकता है, लिख देता हूँ मैं कि ए टी कोई भी सीक्वेंस एक हो सकता है ना, जी सी ए टी सी जी ए टी जी, कुछ भी लिख सकते हैं एक स्टेट में। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 5 प्राइम और यहाँ पे हो गया 3 प्राइम। अच्छा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे ले लेते हैं 3 प्राइम, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी ए सी जी टी ए जी टी ए सी और ये हो गया 3 प्राइम। ठीक है, इतना हो गया। और अगर हमको देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमको पता है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 3 और यहाँ 3। ऐसे ही पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है कि ऐसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए मैंने पहले डीएनए की बात की कि हम लोग डीएनए से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी श्रेया पूछिए। श्रेया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, अब आएगी। ये आपने कहीं कहीं डबल बॉन्ड लगाया है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, वो क्यों? अच्छा, आपको क्या पूछना है? एक सेकंड। हमको समझ में आ रहा है, बस प्राइम में 5 प्राइम ऊपर लिख दिया गया है, 3 प्राइम अपोजिट होता है। हाँ गलत लिखा गया है। हाँ यही इसीलिए मैंने रोका, इसीलिए मैं देखा कि आप लोग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ देखिए यहाँ देखिए कि 5 प्राइम, देखिए डीएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखा जाए कि आप लोग बताते हैं कि चुप हो जाते हैं, क्योंकि लर्निंग में दोनों हम सबको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगला क्वेश्चन श्रेया का क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात है श्रेया? ठीक है, हाँ क्या है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं कहीं पे डबल और ट्रिपल में मिस है, मतलब कहीं पे आप बॉन्डिंग साइड से डबल ही बॉन्ड लगा है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है? इधर से 5 एक, बस एक ना? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड और कहीं गलती नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, तो डीएनए का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एडेनिन हमेशा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और गुआनिन से हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जब न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर वो थायमिन नहीं, चलिए अच्छा है, ध्यान दिए रहे हैं आप लोग। तो गुआनिन जो है साइटोसिन से। ठीक, एकदम ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है ना? जहाँ कहीं गलती होगी बताइएगा, 1-2 जगह गलती हम जानबूझ के और करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए अब एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सीधा, जैसे ऐसे हमने बनाया, पैरेलल बनाया है, अब हम इसको ऐसे सीधा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि ए से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से T, फिर यहाँ G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से C और यहाँ पे C G 2-3 हाइड्रोजन बॉन्ड से C। देखिएगा कहाँ गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहीं से भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से गलती नहीं होगी, बस कंसेप्ट जो है वो याद रखिएगा, कंसेप्ट आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे स्ट्रैंड को जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 प्राइम है और यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है और यहाँ पे 3 प्राइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने सही से कर लिया है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं, देखिए इसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, हो गया। तो ये अगर इसमें इसका शुगर जो होगा, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो ये डीएनए हो गया, राइबोस शुगर होगा तो ये आरएनए हो गया। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, रेयरली वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सम वायरसेस जिनमें आरएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, ठीक, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और चलिए इसको हमने और डीएनए का मान लीजिए और यहाँ पे लिख दिया, सेम टू सेम, सेम चीज़ें वही हैं। ओके, चलिए फिर से ये देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे लिया और इसको थोड़ा हमने कंडेंस करने की कोशिश किया। ओके, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, हाँ ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हमने लिया था और थोड़ा इसको कंडेंस कर दिया और जैसे और कंडेंस कर दिया। देयर इज़ समथिंग जो कि छूट गया है, ये देखिए, ठीक है, और इसको कंडेंस कर दिया हमने, कर दिया कंडेंस, ठीक है। अच्छा, ये यही वाला डीएनए था ना, यही वाला, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। चलिए इसको लेके आ गए हम यहाँ पे। ओके, अब हम कॉपी कर दिए इसको, थोड़ा और ले लिया हमने, देखिए है ना यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए, अब इसको हमने इसके पास लाके अटैच कर दिया, अटैच, थोड़ा और पास लाके इसको अटैच कर देते हैं, हो गया। फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, आ गया इसके पास। और डीएनए आया कि नहीं? ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, कॉपी पेस्ट आ गया। इसको भी इसके पास लेके चले जाते हैं, ये देखिए। ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर इसको मैं और कंडेंस बना देता हूँ, बना दिया, सेम चीज़ें हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके और ढेर सारा। ओके, अच्छा, और यहाँ पे एक दिखा देता हूँ मैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब एक थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है। और फिर से देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और दिखा दिया, इतना बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, देखता हूँ सेलेक्ट करने पे आता है कि फिर गड़बड़ हो जाता है। नहीं, ये गड़बड़ कर रहा है, इसको नहीं छूना है। चलिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है देखिएगा, जाओ भैया तुमको नहीं छूएंगे। यहाँ देखिए, ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को के लिए हम यहाँ पे एक सेल बनाते हैं, देखिए ये रही सेल, और इस सेल के अंदर देखिए, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है हम एक, ये देखिए यहाँ पे एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और ये है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से, सेल के अंदर है। हम क्या करते हैं, इसको हमको पता है कि डीएनए, देखिए एक चीज़ तो हमें पता है डीएनए में, ठीक है, कि डीएनए में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और ये डीएनए के साथ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन,
इतना हम लोग जानते हैं कि इसके साथ होती है एक हिस्टोन प्रोटीन। हम एक काम करते हैं कि न्यूक्लियस को कलर करने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में जो मटेरियल है यानी न्यूक्लिक एसिड है उसको कलर करने का काम करते हैं, मतलब हम नहीं करते, साइंटिस्ट ने ऐसा किया, कलर किया। तो जैसे मान लीजिए हम इसको कलर करने का काम कर रहे हैं, ये देखिएगा हम इसको कलर करने का काम कर रहे हैं, इसको पूरा कलर कर दिया। पहली बात देखिए यहाँ पे ध्यान से, पूरा इसको कलर कर दिया। कलर करने की वजह से एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगा न्यूक्लियस के अंदर। ये कलर्ड बॉडी दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए कलर्ड बॉडी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोल दिया गया कि ये कलर्ड है इसलिए क्रोमा, और ये कलर्ड बॉडी है इसलिए सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, या सेल्स, या और भी मीनिंग इसका हो सकता है। और क्रोमा का मतलब हो जाएगा कलर्ड। अगर न्यूक्लियस को स्टेन किया जाए, न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद हमें कोई कलर्ड बॉडी मिलती है, उसको कहा जाता है क्रोमोसोम। बताइए क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए से और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और क्या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का कंडेंस्ड मटेरियल है, कंडेंस पार्ट है, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, देखिए इसको हम बोल दिए ये और एक बात और, हम इसको क्रोमोसोम ना बोल के हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये है कंडेंस्ड डीएनए। क्रोमोसोम हम इसको तभी बोलेंगे जब इसको हम कलर करेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का मतलब ही होता है क्रोमा प्लस सोमा यानी कलर्ड बॉडी, और कोई मतलब नहीं है क्रोमोसोम का। लिटरल मीनिंग यही है कलर्ड बॉडी। लेकिन ये कलर्ड कब होगा? जैसे देखिए एक ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सपोज ये स्ट्रक्चर जो है थ्रेड लाइक जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं पेंट करूँगा, तो जैसे मान लीजिए इसको मैं पेंट करने जा रहा हूँ, किनारे किनारे से कलरिंग करने जा रहा हूँ इसकी, देखिए कलर कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये कलरिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए हमें विजिबल हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं कलर कर रहा हूँ, ये विजिबल हो रही है, लेकिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखिएगा, अगर हम इसको कंडेंस कर दें, ये देखिए, तो प्रॉपर एक कलर दिखाई देने लगा कि नहीं? प्रॉपर एक कलर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देने लगा। वैसे ही जब ये कंडेंस्ड होता है तभी ये कलर दिखाई देता है। क्रोमोसोम को क्रोमोसोम सिर्फ कंडेंस फॉर्म में कह सकते हैं, तभी वो कलर दिखाई देगा। जैसे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि जब हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में क्या है, सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, जो कि डिवीज़न फेज होता है। एम फेज या उसको डिवीज़न फेज बोल देते हैं। इंटरफेज में G1 है, S है और G2 है। देखिए G1, S, G2 इन सब में क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है, तब उसको हम क्रोमोसोम नहीं कह सकते। तब हम उसको कलर करेंगे तो वो कलर्ड बॉडी में दिखाई नहीं देगा। जब हम एम फेज में जाते हैं, एम फेज में, और एम फेज में जब प्रोफेज, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रोफेज से जब मेटाफेज में जाते हैं, तो जब मेटाफेज में जाते हैं तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। तो जब कंडेंसेशन होता है, जब क्रोमैटिन कंडेंस होती है, तब ये या तो ये डंबल शेप में दिखाई दे या ये थ्रेड लाइक ऐसे दिखाई दे, देख रहे हैं आप, तब ये कंडेंस फॉर्म में आता है। और जब ये कंडेंस फॉर्म में आएगा तभी ये कलर ले सकता है, स्टेन ले सकता है, इसलिए इसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ये बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, अब चलिए, जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा था कि अब देखिए एक बात जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिसको मैं अब दिखाने जा रहा हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये देखिए,
ये यहाँ ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे रख दिया। बस सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद क्या है, तो हमारा मकसद है कि हमें बताना है कि क्रोमेटिन कहाँ है, सॉरी हमें बताना है कि सेंट्रोमियर कहाँ है। तो ये रहा सेंट्रोमियर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सेंट्रोमियर को वैसे तो दिखा सकते हैं सेम कलर से, लेकिन सेंट्रोमियर दिखाने के लिए हम ऐसे दिखा दिए इसको डिफरेंट कलर से। अच्छा अब देखना है यहाँ पे, अब ये कंडेंस्ड है, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो फिगर है इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, हो गया ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये हम बोल दे रहे हैं कि ये है सेंट्रोमियर, देखना ध्यान से, ये है सेंट्रोमियर। अच्छा ये क्या होते हैं, ये ऊपर और नीचे वाले ये होते हैं क्रोमेटिड, देख लीजिएगा, इसको बोला जाता है क्रोमेटिड आर्म, देखिए इसको बोला जाता है क्रोमेटिड आर्म। और ये क्या है, ये भी है क्रोमेटिड आर्म। अच्छा बताइए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है कि 1 क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है, एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है, या एक को प्यू बोला जाता है, एक को क्यू बोला जाता है। पी को शॉर्ट बोलते हैं कि क्यू को शॉर्ट बोलते हैं? पी को लॉन्ग बोलते हैं, और क्यू को, देखिए पी जो होता है, पी को बोला जाता है शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, SHORT, शॉर्ट आर्म, ठीक है। पी से शॉर्ट आर्म क्यों डिनोट करते हैं? पी का मतलब होता है पेटाइट, पेटाइट, और पेटाइट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। कोई और फ्रेंच वर्ड आप लोग जानते हैं? एक और फ्रेंच वर्ड होता है फ्रेंच फ्राई, है ना? हाँ फ्रेंच फ्राई, वो फ्रेंची वर्ड है ना। नहीं चलिए कोई नहीं। तो पेटाइट का मतलब ही होता है स्मॉल, ठीक है। तो शॉर्ट आर्म को पी से डिनोट करते हैं, लॉन्ग आर्म को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का क्या मतलब होता है? जैसे पी फॉर पेटाइट, क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का कोई मतलब नहीं होता, पी के बाद क्यू आता है, इसीलिए इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और ये होता है लॉन्ग आर्म से ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब देखिए ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को जो मैंने आपको बता दिया, अब इस क्रोमोसोम को मैं थोड़ा ले चलता हूँ टहलाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के कुछ पोर्शन को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, बस। अब ये क्रोमोसोम जो है, यहाँ से इतने पोर्शन को, सॉरी थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ मैं, ये देखिए ये जो हमारा क्रोमोसोम है उसको मैं लेके आ गया यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, और ये जो था इसको यहीं रख देता हूँ, ये बताने के लिए कि मैं यहीं से लेके आया हूँ। समझिएगा, अब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा ये आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको जो है मैं थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? रुक जाओ भैया, ज़्यादा नहीं, ये आ गया, सोचिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से इसको और एक्सपेंड करने का काम किया जाए, ठीक। इसको और एक्सपेंड करने का जब काम किया जाएगा तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। और यहाँ से मैं नीचे दिखाता हूँ कि और एक्सपेंड किया जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए हाईली कंडेंस्ड, क्योंकि मैंने ऊपर दिखाया है कंडेंस करके, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से इतने पोर्शन को ले लेते हैं। ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन इसको ले लिया जाए। तो इसको लेने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हटा देते हैं, और हमारा जो इतना क्रोमोसोम है, जो अब धीरे धीरे हमको क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखने लगा है कि नहीं? ये देखिए, मान लीजिए हम यहाँ तक लेके आ ही गए, इसी को लेके आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेके आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ वाला जो पोर्शन था, देखिए यहाँ वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसको हम अगर और एक्सपेंड करते हैं, देखिए
और अच्छे से इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें अब दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और एक्सपेंड करते हैं। छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसका छोटा सा लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे इसको, और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अब दिखाई देने लगेगा। और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, फाइनल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और ज़्यादा इसको एक्सपेंड किया जाए तो हमें देखिए दोनों एंड्स को हम हटा दिए ऐसे, देखिए सीधा कर दिए इसको ऐसे, यहाँ से ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और ये देख लीजिए ये इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जो कि समझिए आप ये कंडेंस होकर ये बनाया, ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये कंडेंस्ड होकर ये बनाया, ये कंडेंस्ड होकर ये बनाया, ये कंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन आर्म में गया, और क्रोमेटिन आर्म जो है पूरा क्रोमोसोम बना दिए। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ जेनेटिक सीक्वेंस होगा ही होगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो ये है, यहाँ वाला, ये देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कराया था। तो ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, अब लेके चलते हैं इसको नीचे। ये देखिए यहाँ पे आ गया यहाँ पे, यही जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, और बस अब हम एक चीज़ मान सकते हैं, देखिएगा, एक चीज़ और हम मान सकते हैं इस पर कि ये जो है ऐसे करके गया होगा, ऐसे डीएनए है, और इधर ऐसे ये रहा डीएनए, और ऐसे ये रहा डीएनए, ठीक है। ये पूरा डीएनए का ही पार्ट है जो हमने यहाँ से एक्सपेंड किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे ये नीचे 3 प्राइम लिखा है, 5 प्राइम लिखा है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अटैच कराते हैं, देखिए यहाँ पे हम अटैच कराते हैं, हमारे पास है एक, या यहाँ हमारे पास है, ये देखिए यहाँ से हम अटैच कराते हैं, हमारे पास है, ये देखिए, इसका नाम है, हम लिखने जा रहे हैं इसका नाम, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, ठीक है, और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और देखिए आरएनए पॉलीमरेज का काम ये होगा, देखिए ये 3 प्राइम है ना, तो 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ से आरएनए एक सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा, 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम। तो देखिए टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, फिर यहाँ देखिए टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, यहाँ यू, यहाँ सी, यहाँ जी, यहाँ ए, यहाँ यू, यहाँ जी। ओरिएंटेशन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये पूरा ये रहा आरएनए, ये देखिए ये रहा आरएनए। आरएनए सिंथेसाइज होना था, आरएनए सिंथेसाइज हो गया आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। इधर का जो एरिया होता है वो प्रमोटर होता है और इधर का एरिया जो होता है स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ से आरएनए ले लिया, ये देखिए यहाँ से ये आरएनए ले लिया, ठीक है, और इस आरएनए पे अब हम बाइंड करा देते हैं। देखिए इस आरएनए पे हमने यहाँ पे मान लीजिए बाइंड करा दिया है राइबोसोम, और ऊपर ये भी देखिए बाइंड करा दिया राइबोसोम। सोचिए कि एक लार्जर सबयूनिट है और एक स्मॉलर सबयूनिट है,
और इसके वजह से इस राइबोसोम के बाइंड करने के वजह से देखिएगा यहाँ से मान लीजिए कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनने लगी। ये देखिए अमीनो एसिड बनने लगा, तो ठीक है बन गया अमीनो एसिड। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। इधर होगा N टर्मिनल और इधर होगा C टर्मिनल। अब देखिए ये जो प्रोटीन है यहाँ पे, इस प्रोटीन को हम यहाँ से नीचे लेके आते हैं। चलो आ जाओ नीचे, ठीक है। ये प्रोटीन नीचे आ गई और प्रोटीन ये नीचे आके बस अब हम लोग फाइनल पहुँचने वाले ही हैं। ये प्रोटीन नीचे आके प्रॉपर फोल्डिंग करके, ये देखिएगा प्रॉपर फोल्डिंग करके एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन बनाना था। यानी कि मान लीजिए नाम रख देते हैं इसको, कोई एक अल्फ़ा प्रोटीन बनाना था। देखिए अल्फ़ा प्रोटीन बनाना था। अल्फ़ा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अल्फ़ा कैरेक्टर, ठीक है। देखिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 1 पॉलीपेप्टाइड, देखिए 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ बीन मेड बाय दिस RNA, इसी RNA से बना है। ये RNA यहाँ से आया है और ये RNA इस DNA के कॉम्प्लीमेंट्री, मैं इस DNA के कॉम्प्लीमेंट्री वाले रीजन को भी हाईलाइट कर दूँ। देखिए इसी स्ट्रैंड से ये ट्रांसक्राइब हुआ है। अच्छा है तो ये DNA का ही पार्ट ना, है तो ये क्रोमोजोम का ही पार्ट ना, लेकिन क्रोमोजोम के भी एक छोटे से पार्ट में जो DNA है और उस DNA के भी एक छोटे से पार्ट से ट्रांसक्राइब होकर एक RNA बना है और इस RNA से एक प्रोटीन बनी है और एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो DNA के जिस सेगमेंट से एक प्रोटीन बनी है ना, उसी सेगमेंट को कहा जाता है जीन। इसको कहा जाता है जीन। इसीलिए अब डिफिनीशन आप लोग याद करिए, आप लोगों को याद आ रहा होगा NCERT से। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, सुना होगा। जीन इज वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोटीन, या वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। इट इज फाउंड इन द DNA। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वो कैसे होता है, वो कहाँ पे है, वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि जीन क्या है। अब देखिए, अब समझिएगा ज़रा, क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम इज अ हाईली कंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल which can be seen in only metaphase stage. What is DNA? DNA is a polynucleotide chain, ठीक है, and it is the ultimate genetic material. What is gene? अच्छा, पहली बात, जीन को डिफाइन करने वाला कोई एक डिफिनीशन आज तक बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है वो भी मैं आप लोगों को 2 मिनट लूँगा और बता दूँगा कैसे। देखिए यहाँ पे, व्हाट इज जीन? जीन इज द पार्ट ऑफ DNA which is responsible for one polypeptide or one protein। ठीक है, हो गया ना, ये जीन का एक कंसेप्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों इसको एक डिफिनीशन से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते। जैसे बताओ, अगर मैं पूछूं कि बताओ इसमें जीन का सीक्वेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? TTA GC TTAC, यही बताओगे ना आप। चलो तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये जो जितना आपने बताया है ये रीजन रहा यहाँ तक, ठीक है। इस रीजन को हम लेके आ जाते हैं, चलिए आप लोगों के कहने पे लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेके आ गए, देख लीजिए यहाँ पे लेके आ गए हम। अब बताइए क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा? अगर ये DNA में नहीं रहेगा तो क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा? अगर इसका प्रोमोटर नहीं है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करे तो क्या हो जाएगा? लेकिन प्रोमोटर से प्रोटीन तो नहीं बनता है। फिर हम कैसे कहते हैं कि एक जीन एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या हम जीन में इस प्रोमोटर वाले सीक्वेंस को भी रखेंगे? लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि जो जीन होता है उसे प्रोटीन बनती ही है, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं। अच्छा, इसके बाद भी होता है स्टॉप वाले सीक्वेंस, टर्मिनेशन वाले सीक्वेंसेस, ठीक है।
देखिए जीन एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, इसको 4-5 लाइन से आप बता सकते हैं। एक लाइन कोई डिफिनीशन नहीं है जो डिफाइन कर देंगे। आपने कहा कि सर एक जीन से एक प्रोटीन बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए में, तो ठीक है ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो है, बता तो दिए, तो क्या इतना हम आपको दे दें तो आप एक प्रोटीन बना देंगे? नहीं बना पाएंगे जब तक आपको प्रमोटर नहीं मिलेगा। लेकिन प्रमोटर से प्रोटीन तो नहीं बन रहा है कि नहीं? ठीक है, तो जीन का कंसेप्ट दिमाग में रखिए, कंसेप्ट रखिए दिमाग में, और जो आपके एनसीईआरटी में डिफिनीशन लिखा हुआ है उस डिफिनीशन को बस याद करिए कि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप कर देंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी घुमा दिया, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन 2 ही नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन एक पूछ दिया, नीट में ही पूछ दिया, ठीक है, कि द ट्रांसक्रिप्शन इन जीन विल अकर इफ which of the following is found for the transcription of the gene। अब लिख दे ओनली स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रोमोटर, ओनली प्रोमोटर। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन चाहिए तभी उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये सब क्वेश्चन सिलेक्शन कराते हैं। आप लोग हमारे पास इसीलिए आए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे गलत ना हो। तो पहली बात तो ये देखिएगा, आपको क्रोमोसोम, जीन और डीएनए का डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, और असली पता यही चला है ये क्रोमोसोम के बारे में और डीएनए के बारे में कि गंगाधरी शक्तिमान है ना? गंगाधरी शक्तिमान है, ये क्रोमोसोम ही तो डीएनए है और डीएनए ही तो जीन है, ठीक ना? ये जो जीन है वो जीन पाया जा रहा है डीएनए में ही। और देखिए जीन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है या यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, इसका प्रमोटर इधर होगा। अच्छा, जीन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, इसका प्रमोटर इधर होगा। अच्छा, अभी देख रहे हैं आप लोग, आरएनए पॉलीमरेज को हमने ऊपर बाइंड कराया हुआ है, ठीक है। ये जब कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आप लोगों को कि किधर बाइंड कर सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि किधर का ट्रांसक्रिप्शन होना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आपको एकदम गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम कम कर रहे हैं। आपको तो ये ध्यान देना है कि बायोलॉजी से टाइम बचाना है। 3 घंटे का अगर पेपर है तो 1.5 घंटे बायो में नहीं लगना चाहिए, 50 मिनट, तब जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अच्छा कर पाएंगे। इस तरह का होना चाहिए और एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। पता चला कि आपने ये क्वेश्चन कर तो दिया है और फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग लगा हुआ है बायोलॉजी, यार वो वाला क्वेश्चन जो है ना वो पता नहीं सही है कि गलत है, कहीं हम गलत तो नहीं कर दिए हैं। होता है दिमाग में, एकदम होता है दिमाग में। चलते हैं फिर वो वाला क्वेश्चन नहीं यार उसको बदल देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो चारों तरफ सोचता रहता है। तो इसलिए आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, अब हमने जीन देख लिया, क्रोमोसोम देख लिया और डीएनए देख लिया। अब हमें देखना है जीनोम और जीन पूल। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, बात खत्म, ठीक है। तो इसको बताने का बहुत आसान सा तरीका है, ओके। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि हम एक काम करते हैं कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स को, अलग अलग इंडिविजुअल के ह्यूमन बीइंग के सेल्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे, देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक सेल, ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या किया, बहुत सारे सेल्स ले लिए। बहुत सारे नहीं लेंगे, इतना लेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये बस, हाँ इतना सही है, इतना ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब नाम बता देते हैं, नाम बता दीजिए। जैसे आप लोगों के दोस्तों का तो नाम होगा ना कुछ, ठीक है, तो वही नाम बता दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। बताओ जी। चलो यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम खुशी। एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे लिख दिया हमने खुशी। और नाम बताओ? आनंद। और नाम बताओ? धर्मेंद्र। और नाम बताओ? पूजा।
और नाम बताओ, मेरा भी बता दो, हम भी तुम लोग के दोस्त ही हैं, बहुत बड़े। हाँ और शुभम, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये जितना भी नाम लिखा गया सब ह्यूमन बीइंग है ना? कोई इसमें से कुछ और तो नहीं है ना? हाथी घोड़ा शेर नहीं ना? चलिए देखो इधर, इधर ध्यान से। तो ये जो इंडिविजुअल हैं अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। अच्छा हम सब लोगों को पता है कि सब में जीन होगा, सबके सेल में न्यूक्लियस है, सब में जीन्स होंगे, ठीक है। लगभग 20,000 जीन्स होते हैं। चलो हम 30,000 जीन्स होते हैं। तो एक काम करते हैं, 30,000 जीन की बात नहीं करते हैं, हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि 6 जीन की। 6 जीन, सब में 6 जीन हैं, नंबर काउंट कर रहे हैं, 6 जीन हैं, ओके। तो देखिए सबके जीनों, सबका जो जीन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, खुशी में जो जीन है वो है, एक है जीन A, B, D, F, G, K, 6 जीन हो गया ना। देखिए अब इनका जीनोम साइज 6 जीन का ही है। the total number of gene in a particular cell for a particular species is known as genome। आसान भाषा में उसके गैमिट सेल में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी एनिमल के गैमिट सेल में जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वही उनका जीनोम होता है। तो ऑल कंटेंट, तो ऑल जीनोम, सॉरी द ऑल जीन्स इन अ स्पर्म आर ओवम इज नोन एज जीनोम। अच्छा सोमैटिक सेल में वही क्या होंगे, डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे, ठीक है। हाँ हैप्लॉयड नहीं, क्रोमोजोम को नहीं कहिए आप। हाँ तो भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप वही आंसर करेंगे, लेकिन आपकी समझ भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, आपको समझना भी तो पड़ेगा। आपको समझना, अगर सेम लाइन ना दे दे, थोड़ा डिफरेंस कर दे, मान लो क्वेश्चन में ये लिख दिया कि द टोटल नंबर ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट इन द हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज जीनोम। अब इस तरह का डिफिनेशन तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सही तो है ये। अगर यही लिख दिया तो अब क्या आप उसको छोड़ के आएंगे? तो आपको समझना पड़ेगा ना कि खुशी के सेल्स में ये जीन्स हैं, तो जीनोम साइज 6 ही हुआ, 6 ही हुआ। चलो आनंद की बात करते हैं, A, B, C, E, H, I, इनका भी जीनोम साइज 6 ही है, ठीक है। धर्मेंद्र की बात करते हैं, B, D, E, H, I, K, इनका भी जीनोम साइज 6 ही है। फिर यहाँ बात करते हैं पूजा की, A, C, चलो भैया रुको नहीं, हाँ C, E, F, G, I, देखिए अब ये मत कहिए सर आपको ABCD नहीं आती है क्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनका भी जीनोम साइज 6 ही है। यहाँ पे देखिए D, E, F, I, J, K, इनका भी जीनोम साइज 6 ही है। A, D, F, H, I, K, इनका भी जीनोम साइज 6 ही है। ये हो गया जीनोम। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जितने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं उसको कहा जाता है जीनोम, ठीक है। अच्छा ये सब के सब ह्यूमंस ही हैं ना, कंफर्म है ना आप लोग? सब के सब जो है ह्यूमंस ही हैं। सब के सब ह्यूमंस ही हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। अरे तो गड़बड़ हो जाएगा,
चलिए ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को हम चश्मा लगा लेते हैं। यस ठीक है। अब बताओ, देखो यहाँ पे यानी कि खुशी का भी जीनोम साइज क्या है 6। वैसे ही देखिए हमारा जो ह्यूमंस होते हैं उनका जीनोम साइज क्या होता है 3 पॉइंट, याद है कि 6 पॉइंट कितना होता है 3.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स। जीनोम साइज इसको बोल देते हैं, मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, और इस बेस पेयर में जितने भी नंबर ऑफ जीन्स होंगे जीनोम बोल देंगे उसको। एक जीनोम साइज है नंबर ऑफ जीन्स, सॉरी नंबर ऑफ बेस पेयर्स, और इसमें जितने भी जीन्स होंगे उनको बोल दिया जाएगा जीनोम। अब देखिए एक काम करते हैं, यानी कि इतने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इधर मिस नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट नहीं मिस होना चाहिए, यहीं से मेन ये देखो यहाँ पे, यानी ये जो सिमिलर स्पीसीज वाले सब के सब हैं। अच्छा, तो इन सबको अगर देखा जाए तो इनमें ए जीन है कि नहीं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, इतना ही है ना, बोलिए। यानी कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जीन पूल इसका हो जाएगा 11 जीन का। इसको कहते हैं जीन पूल। हाँ, अब सुनो डेफिनेशन सुन लो, अंग्रेजी में फिर हिंदी में। द सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ गिवन पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। एक गिवन एरिया के कुछ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में जो कि सिमिलर स्पीसीज़ के हों, सबके जीन को काउंट कर दिया जाए और कॉमन को हटा दिया जाए, मतलब कॉमन को एक एक नंबर दिया जाए, तो जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे उस पॉपुलेशन में उसको कहा जाता है जीन पूल। जैसे ये हम लोग यहाँ दिखाया जा रहा है 6 लोग हैं ना, तो 6 के सबका जीनोम साइज क्या है 6, सबका जीनोम साइज क्या है 6, लेकिन इस पॉपुलेशन का जीन पूल कितना है, जीन पूल कितना है 11। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं समझ में आया? टोटल इंडिविजुअल का ऐड करेंगे, हाँ तो 6 लोग हैं, सभी 6 से जीन हैं। हाँ, लेकिन किसी में एक ऐसा है जो बाकी 5 में नहीं है। अच्छा, जो कॉमन रहेगा उसको एक एक काउंट। हाँ, एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देख सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है। अब हम लोग क्लियर हो गए जीन। चलिए, जीन को अगर एक लाइन में हमें बताना है तो हम बताएंगे कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोटीन। जीनोम इज द नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। हाँ, हैप्लॉइड सेट या वन इंडिविजुअल के सेल में। जीन पूल द सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन अ गिवन पॉपुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। एक स्पीसीज की पॉपुलेशन हो, जैसे यहाँ पे मान लो हम ह्यूमंस हैं और यहाँ पे अगर डॉग्स भी आ गए तो उनके जीन को भी मत गिन लेना, उनका डॉग्स का जीन पूल अलग है, ह्यूमन का जीन पूल अलग है। और यहाँ पे क्रोमोजोम समझ में आ गया। Chromosome is a condensed material which is found in the metaphase stage of mitosis or meiosis, and it is a condensed material of chromatin. Chromatin is made up of DNA and histone protein. DNA क्या होता है ये बता ही दिया, इसीलिए हमने यहाँ से पूरा शुरू किया था कि आपको पूरा